So hello guys, welcome again to our class that is Molecular Physics. So today we are going to discuss our some next very important questions of our chapter that is electromagnetic induction. इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आप सभी ने होपफुली सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम 13 से डिस्कस करेंगे भाई, और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा बुक जो है हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरी बुक सॉल्व जरूर करेंगे, डीसी पांडे का जो भी सारा 12th क्लास का है सीरीज, ठीक है। और आप भी ये बुक जरूर सॉल्व करें बिकॉज बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है भाई। इसमें आपको पहले भी मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। इसका जो क्वेश्चंस है वो धीरे धीरे लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। लेवल जो है ठीक ठाक जो है वो हो गया है, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी लेवल बन गया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चंस अब चल रहे हैं, क्लियर है। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्या बोल रहे हैं इसमें। करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय 5 + 16t वेयर t इज इन सेकंड्स, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इज 10 मिलीवोल्ट। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड पावर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब आपको कुछ ऐसा बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है। करंट आपको दिया गया है, किसी भी इंडक्टर की बात करी गई है, और इंडक्टर में ये करंट जो दिया गया, ध्यान से देखें। आपके पास कौन सा करंट है भाई, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म करंट है, ठीक है। आपको करंट दिया गया है इंडक्टर में, I इज इक्वल टू 5 + 16t। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार फिर से, I इज इक्वल टू 5 + 16t दिया गया है, ठीक है। t सेकेंड में दिया गया, और आपको बोल रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी आपको दिया गया है। मतलब कितना दिया है भाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 मिलीवोल्ट, मतलब 10 × 10⁻³ वोल्ट दिया गया है भाई। ये आपके पास E का वैल्यू भी दे रखा है, समझ आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सो इसमें आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ये वाले कुछ क्वेश्चन आगे आपको बता दूं, इंडक्टेंस की बात हो रही है, जैसे कि मैं बता दूं सेल्फ इंडक्टेंस को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे फ्लक्स की बात होती है, और यहाँ पे करंट की बात होती है। 4 चीजों की इन क्वेश्चंस में वो बात करेगा, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फ्लक्स है, करंट है, इन चारों की बात होगी यहाँ पे। और आपको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो जो जो टर्में दी जाती हैं उसके आपको सारे रिलेशन याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस के कौन कौन से रिलेशन है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नाम को देखते ही आपको सारे रिलेशन माइंड में आने चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के जो रिलेशन है मेरे पास वो क्या निकलता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, phi इज इक्वल टू L × I, ठीक है। यहाँ से ये पढ़ा होगा भाई, याद होगा सभी को। और आपको यहाँ पे L निकालना है, तो आपको यहाँ पे L निकालना है। देखो, अब L निकालना है और I आपको दिया गया है, आपके पास phi नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आप phi नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर दिया गया है। अब आपको याद आना चाहिए कि L मेरे को निकालना है, I मेरे को दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास phi नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूं, मेरे पास E का मैं यूज कर सकूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे L × di/dt लिखा है, और आपको पता है कि यहाँ पे ये चेंजिंग करंट है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म करंट है। दैट मीन्स ये di/dt यहाँ पे आप पुट करेंगे। E का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है भाई, ठीक है। तो मैं E का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 50 × 10⁻³ ठीक है। और L का आपको कैलकुलेट करना है, di/dt मतलब कितना है, 5 + 16 × d, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला टर्म जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 16 × L, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपके पास आ चुका है। अब आपको डेरिवेटिव करना तो आना चाहिए, अगर नहीं आना है तो भाई आगे नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि आपने 11th में ऑलरेडी कर चुका है भाई, डेरिवेटिव बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे आप नीचे 16 लिखेंगे, तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसके बाद देखेंगे आप सेकेंड पार्ट देखेंगे। भाई सेकेंड पार्ट में आपको एनर्जी निकालना है। एनर्जी किसमें बात कर रहा है? इंडक्टर की बात कर रहा है। तो आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है इंडक्टर में, वो आपके पास रहता है, क्या रहता है भाई? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, याद होगा सभी को, फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए भाई। हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। सो बड़ा इजी है। हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, एल का वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी एल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, यही हमने निकाला था अभी एल का वैल्यू। ठीक है, आई स्क्वायर भाई यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब 5 + 16 टी का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। 1 सेकेंड पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे 16 × 1 तो 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये आपके पास टोटल कर दूंगा तो मैं यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपके पास ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ गया है। खुद से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। यहाँ पे उसके बाद पावर देखेंगे। पावर निकालना है आपको। ठीक है, पावर निकालना आपको। आप पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? DE/dt रहता है भाई। ठीक है, DE/dt मतलब एनर्जी ओवर टाइम रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो मैं यहाँ पे DE/dt लिखूंगा। और आपको ये भी पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, हाफ ऑफ एल को बाहर निकाल लीजिए और D/dt मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसका आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगा हाफ मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये एल ऑलरेडी पड़ा है तो मैं इसको L/2 लिख ले रहा हूं। और यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा 2i di/dt। ठीक है, समझ आ गया होगा भाई। डेरिवेटिव आना चाहिए भाई, डेरिवेटिव करना आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अब क्या बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे जो वैल्यू आया पावर का, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई? यहाँ पे L × I मल्टीप्लाई di/dt हो गया भाई। ठीक है, L आपने कैलकुलेट कर लिया है। 15 × 10⁻³ ओवर 16 मल्टीप्लाई I का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, याद होगा आपको। यहाँ पे 5 + 16 t है, t का वैल्यू 1 है तो मतलब यहाँ पे 21 हो गया। और di/dt का वैल्यू आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से आपके पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बड़ा इजी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पावर भी आ जाएगा। समझा? फिर से सुनना भाई, एल का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले। सबसे पहले पार्ट में सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करा था, उसके बाद हमने करंट कैलकुलेट, करंट का वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, 1 सेकेंड में आपको निकालना था तो हमने 21 पुट कर दिया। di/dt करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो ओनली 16 आपके पास बचेगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो पावर भी आपके पास यहां से आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 150 मिली हेनरी इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर। Assume that the initial value of current in inductor is 0. What is the current at when t is equal to 2 second and at t is equal to 4 second? बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है एक इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा भाई इंडक्टर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है, जिसका वैल्यू उसमें कितना दिया गया है? v का वैल्यू 150 मिली हेनरी दिया गया है, मतलब 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी हो गया भाई। क्लियर है? ये आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ भी दिया गया है, आपको एक ग्राफ भी दिया गया भाई जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। देखो इसमें आपको बोला है कि भैया आप इनिशियल वैल्यू जो है मान के चले कि जो करंट का वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो है वो करंट का I = वो 0 है। ठीक है, एट t = 0। ठीक है, अब आपको उसके बाद आपको करंट का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब t का वैल्यू 2 सेकेंड होगा। ठीक है, और आपको t = 4 सेकेंड पे भी करंट का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी है,
देखो भाई बात किसकी हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इंडक्टर की हो रही है, ठीक है, इंडक्टर की बात हो रही है। इंडक्टेंस के केस में आप कौन कौन से रिलेशन याद रखते हैं अभी हमने डिस्कस करा है ऑलरेडी। आप बातें यहाँ पे करते हैं एल की बात, एम की बात, ठीक है, फाई की बात और आई की बात, ठीक है। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्लक्स और करंट की ही यहाँ पे बातें होती है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ चारों और रिलेशन जो है याद रखने हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको करंट कैलकुलेट करना है और बात हो रही है यहाँ पे इंडक्टर की, तो कुछ उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन जो है वो लगाना है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन यहाँ पे यूज करूंगा वो आपको कौन सा होगा, वो आपके लिए होगा यहाँ पे v इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू लगेगा मेरे पास L इंटू डी आई बाई डी टी। हमें याद नहीं रहता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, बट आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ईएमएफ ही दिया गया है, याद रखेंगे भाई, ईएमएफ ही दिया गया है। मतलब v की जगह E वाला फॉर्मूला तो आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे भाई L इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब आपको करंट निकालना है, E आपको दे रखा है, dt आपको यहाँ पे वेरी कर रहा है जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ले लेना है, ठीक है। L का वैल्यू आपको दिया है, सॉरी v और t का वैल्यू आपको यहाँ से ग्राफ से निकालना है। तो पहले जो चीजें निकालनी है उसको एक साइड कर ले, मतलब यहाँ पे dA लिख ले, ठीक है, और वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे v इंटू डी टी लिख ले, चाहे e इंटू डी टी लिख ले, और डिवाइड बाई L करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे तो मैं इसको वैल्यू निकालूंगा इसका, तो 1 बाई एल कर दूंगा यहाँ पे, v इंटू डी टी हो गया, डी आई इज इक्वल टू, अब देखो पहला पार्ट है के पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे आपको निकालना है, और v का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है भाई, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब 1 बाई L का वैल्यू कितना है यहाँ पे भी, L का वैल्यू आपको दे रखा है 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गया, और V का वैल्यू जो है आप कितना यूज करेंगे यहाँ पे, V का वैल्यू कितना है 5 है। और ध्यान से देखें तो आपके पास जो एरिया कवर कर रहा है ये आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है भाई, ठीक है, ये वाला एरिया आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आपके पास ये वाला एरिया कवर हो रहा है। मतलब कहने का ये हो गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होगा, बेस कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया भाई, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका ये 2 मिली सेकेंड है, तो 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट कितना हो गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया भाई, तो मतलब यहाँ पे 5 लिख दो, समझ आ गया होगा भाई। कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ये हम यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, करंट जो है, वोल्टेज और टाइम जो है आपस में वेरी कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने ये इंटीग्रल का जो साइन है वो लगाया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने इस चीज को सॉल्व करके ये निकाल लिया है, ठीक है। ये वाला चेंज हो रहा था, वैल्यू जो है v और t का वैल्यू चेंज हो रहा था, अगर चेंज हो रहा था तो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है जो चेंज हो रही है उसमें से हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, कितना चेंज आया है वो हमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो कि भाई इसके बाद ये इंटीग्रल वाला साइन जो है कहाँ गया, क्योंकि ये आपके पास चेंज हो रहा था, तो उस चेंज को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके इतना वैल्यू आपके पास आ गया है, तो वो आपने यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे भाई, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास आई आ जाएगा, 0 से आई लिखेंगे, लिमिट जो है 0 से आई देंगे तो आई आ जाएगा, तो ये आपके पास करंट आ गया। जब आपके पास t इक्वल टू 2 सेकेंड है, सेकेंड पार्ट आप देखेंगे इसमें आपके पास जब कैलकुलेट करना है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, अगर t इक्वल टू 4 सेकेंड है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे t का वैल्यू आपको 4 कर देना है, ठीक है, बाकी सारा जो है वो वैल्यू सेव रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सेव रहेगा, मतलब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा भाई, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जो जो रिलेशन की बात करेगा उसका आपको यूज करते जाना। वैसे भी जब भी इंडक्टर की बातें होंगी, इंडक्टर हो गया, इंडक्टेंस लिखा आ गया, तो आपको ये टर्म्स जो है वो याद रखनी है और इनके सारे रिलेशन जो है वो याद रखने होंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे।
सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। एट द इंस्टेंट when the current in an inductor is increasing at a rate of 0.0640 ampere per second, magnitude of self induced EMF is 0.0160 वोल्ट। मतलब बोल दे रहा है कि बड़ा इजी क्वेश्चन, आपको बोल चुका हूँ कि चार ही रिलेशन आपके पास L, M, फाई और I, ये चारों के ऊपर आपको चलना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब करंट जो है इंडक्टर में वो इंक्रीज हो रहा था। आपको पता है जब भी बात इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, चेंज किया जाए, तो आपको वहां पे क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है यहाँ पे di/dt, क्योंकि ध्यान से देखो यूनिट भी एम्पेयर पर सेकंड है। मतलब यहाँ पे di/dt एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखा है। क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख ले रहा हूं। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट में करंट जो है इंडक्टर में वो इतना इंक्रीज हो रहा है, इतने रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आपको आगे दिया गया है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें वैल्यू जो उसका दिया गया है वो कितना है, E = 0.1060 वोल्ट दिया गया भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो भी क्वेश्चन में क्वांटिटीज गिवन दी रहती हैं वो कोई ऐसे ही नहीं दी है, उसका कुछ ना कुछ यूज है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट किसी भी चीज में बढ़ता जा रहा है तो करंट की वजह से आपके पास क्या आता है, फ्लक्स आता है। ठीक है, उस फ्लक्स को आप आगे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा भाई। यहाँ पे करंट बढ़ गया। ठीक है, आपके पास करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स को अगर आप टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हैं, d/dt करते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली ईएमएफ ही आता है। मतलब क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज गिवन दी गई हैं वो मतलब ऐसे ही नहीं दी गई है, क्वेश्चन को एक सिस्टम से सिस्टमैटिकली बनाया गया है। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के सारे रिलेशन आपको आने चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखो यहाँ पे पाई = L × I होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया गया है तो मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा। अगर डेरिवेटिव करूंगा d/dt करूंगा, L × di/dt करूंगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा E आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस होता है तो आप मोड ले लेंगे, जनरली हम यहाँ पे मोड लेके चलते हैं। L × हो गया सॉल्व भाई, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। E का वैल्यू आपको दे रखा है 0.160 और L आपको कैलकुलेट करना है। di/dt का वैल्यू भी आपको दे रखा है, मतलब ये 0.0640 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास L का वैल्यू, यहाँ से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से L का वैल्यू जो है बड़ा इजीली सॉल्व हो गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे, अगर आप उसी इंडक्टर को सोलेनॉइड बना दें जिसका 400 टर्न्स आपको गिवन है। ठीक है, सोलेनॉइड की बात करी है, अगर आप उसको 400 टर्न्स बना दें, ठीक है, मतलब उसकी टर्न्स जो है सोलेनॉइड के ऊपर 400 टर्न्स लगा दें, तो उस केस में एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ईच टर्म में कितना होगा, जब करंट आपके पास इतना दिया गया है। मतलब अब यहाँ पे आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और आपको करंट आपको दिया गया है कितना, 0.720। ठीक है, और बात यहाँ पे किसकी हो रही है, सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात भाई, जो बात पहले पार्ट में होती है ध्यान रखेंगे, उसी का ही आगे सेकेंड पार्ट में यूज करके चलना होगा। तो मतलब यहाँ पे फाई = L × I है, और क्योंकि यहाँ पे ईच टर्म की बात करी गई है, तो जब भी ईच टर्म आपको बोला होगा तो आपको यहाँ पे n से डिवाइड करना होगा। क्लियर है। ठीक है, अगर यही आपको फ्लक्स का वैल्यू दिया हो, मतलब कुछ ऐसा मान लो 0.720 वेबर पर ईच टर्म दिया हो, मतलब पर टर्म दिया हो, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप तब ऐसा करेंगे n × L × I। क्लियर है, ये आगे वाले क्वेश्चन में आएगा भाई, इसको बाद में हम जरूर डिस्कस करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। अभी इतना देखिए, ईच टर्म में निकालना है, पर ईच टर्म में अगर आपको निकालना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, L आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ले हैं, यहाँ से L से आप L का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। L का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे
आई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और एन का वैल्यू आपके पास ये 400 टर्म जो है आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.720, तो आपका एल का वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा, सारे रिलेशन इजीली याद होने चाहिए, बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में सर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे भाई क्या बोल रहा है इसमें, देखो कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे व्हेन ए करंट चेंजेस है, व्हेन ए करंट चेंजेस 4 एम्पियर टू 12 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड इन प्राइमरी एंड इंड्यूसेस एन EMF of 50 millivolt in secondary. Also calculate the induced EMF in secondary if current in primary changes from 3 ampere to 9 ampere in 0.02 सेकेंड। देखो यहाँ पे बात जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की आ गई है भाई इस बार। ठीक है, जब भी बात म्यूचुअल इंडक्टेंस की होती है, आपको पता है यहाँ पे दो कॉइल्स की बात होती है। ठीक है, दो कॉइल्स की बात होती है, तो उस केस में आप थ्योरी में जो पढ़ते हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, I1 is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होता है। ठीक है, कुछ उसी तरीके से I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होता है। ठीक है, याद होगा भाई, याद होगा। ठीक है, और इसको आप हटाएंगे, साइन हटाएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वही आपके पास बात करी गई है, मतलब इन्हीं रिलेशंस की बात करी गई है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, दो कॉइल्स भी बोल दिया उसमें। तो पहला बोल रहा है कि जब करंट चेंज होगा 4 एम्पियर टू 12 एम्पियर इन प्राइमरी, मतलब I1 में जो करंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, एंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 50 मिलीवोल्ट इन सेकेंडरी, मतलब बात जो है वो E2 की हो रही है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, मतलब आपके पास ये रिलेशन है, ध्यान से देखो भाई। ठीक है, यही रिलेशन आपके पास, मतलब phi2 इज इक्वल टू m इंटू I1 हो गया। और अगर आप इसको डेरिवेटिव कर दें d ओवर dt कर दें, m इंटू di1 ओवर dt कर दें, तो आपके पास यहाँ से E मिल जाएगा। ठीक है, जिसको मैं E2 लिखूंगा, और m इंटू di1 बाई dt आपके पास यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। क्लियर हो गया, तो रिलेशन हमारे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, बड़ा भाई कुछ सिंपल क्वेश्चन है, जैसी जैसी बात करता जा रहा है वैसे वैसे आपको लिखते रहना है। बस आपको सिर्फ थ्योरी का याद, वैल्यू का थ्योरी का जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी में, ठीक है, अच्छे से वो आपको याद रहना चाहिए भाई, बहुत क्लियरली याद होना चाहिए आपको। सो यहाँ पे देखो अब E2 दिया है। ठीक है, M आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक M आपको निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है, di1 बाई dt। करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा था, प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है कितना हो रहा है आपके पास, 4 से 12 में चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू इसका लिखूंगा, E2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 50 मिलीवोल्ट है, मतलब 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। M मेरे को कैलकुलेट करना है, और ये कितना है 12 - 4 ओवर टाइम कितना है भाई यहाँ पे 0.5 सेकेंड। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ से M का जो वैल्यू निकल के आया मेरे पास 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये मेरे पास M का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 10 करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी। अब इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी में कैलकुलेट करना है, अगर करंट प्राइमरी में चेंज होगा 3 एम्पियर से 9 एम्पियर। समझ आ गया हो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। प्राइमरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको I1 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और E2 आपको निकालना है, मतलब E2 इक्वल टू M इंटू di1 ओवर dt लिखेंगे। E2 इक्वल टू M आपने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो मैं
वही वाला वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा और मल्टीप्लाई di1/dt करूंगा। di1/dt ये हो गया मेरे पास 9 माइनस 3 हो गया डिवाइडेड बाय 0.02 सेकेंड। क्लियर हो गया भाई। तो यही इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ये आपके पास जो DMF हो गया है, ठीक है। सेकेंडरी में समझ आ गया होगा भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। ए कोयल हैज 600 टर्न्स, ए कोयल हैज 600 turns which produces 5 into 3 10 to the minus 3 Weber per turn of flux when 3 ampere flows in the wire. This produces a 6 into 10 to the minus 3 Weber per turn दिया गया है यहाँ पे in 100 turns in secondary coil. When switch is opened, current drops to 0 in 0.2 second in primary. Calculate mutual inductance, induced EMF in secondary coil एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कोयल। तो मतलब ऐसा बोल रहा है कि आपके पास एक कोयल है। समझेंगे क्वेश्चन को। ऐसा कह रहा है कि आपके पास अगर एक ऐसा कोयल है, ठीक है, जिसकी आपके पास एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, ठीक है, 600 टर्न्स दिया गया है। और इनकी टर्न्स की वजह से जो इसमें फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 5 into 10⁻³ वेबर पर टर्न दिया गया है। ठीक है भाई, मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि ये आएगा ऐसा। अब देखो वेबर पर टर्न आ गया है तो इसका हम कैसे यूज करेंगे बताएंगे। फ्लक्स हो गया व्हेन 3 एम्पियर करंट फ्लोज इन द वायर। जब इसमें करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये पहली कोयल की बात करी गई है, फ्लोज इन वायर। अब इसकी वजह से एक और हमारे पास यहाँ पे कोयल है, ठीक है, जिसमें आपके पास n का वैल्यू 100 दिया गया है। ठीक है भाई, n का वैल्यू 100 दिया गया है और उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से, इस वाली कोयल की वजह से वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6 into 10⁻³ वेबर पर टर्न आ रहा है भाई। क्लियर है, समझ आ गया। इन सेकेंडरी कोयल, इसलिए लिखा गया सेकेंडरी कोयल, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि व्हेन स्विच इज ओपन्ड करंट ड्रॉप्स टू 0 in 0.2 सेकेंड इन प्राइमरी। अब जैसे ही हम स्विच को ओपन करते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों का लिंक अगर आपस में तोड़ दें तो जो इसमें जो करंट पहले 3 एम्पेयर जा रहा था, ठीक है, वो उसके बाद 0 हो जाएगा। वो तो ऑब्वियसली बात है कि 0 होगा ही। अब इसका हमारे पास कोई लिंक रहा नहीं है आपस में, ठीक है, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा प्राइमरी वाले में। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, 1 हो गया आपके पास और ये 2 हो गया। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला तो आपको सभी को पता है। ठीक है, मतलब phi = m × I ही रहता है। ठीक है, यह सभी को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, m × I। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट करना है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो phi आपको इसका दे रखा है, देखो, जिसकी वजह से होता है, ठीक है, फ्लक्स, और जिसमें होता है, ठीक है, इसमें हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो इस कोयल के साथ होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखूंगा, 6 × 10⁻³ वेबर पर टर्न। अब ये पर टर्न दिया गया है, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे पर टर्न देगा तो आप फ्लक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जितना टर्न दिया गया है। क्लियर है, याद होगा भाई, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था अगर आपको पर टर्न निकालना है, ठीक है, फ्लक्स निकालना है पर टर्न, मतलब कि कुछ ऐसा, मान लो फ्लक्स निकालना है पर टर्न, तो आप ऐसा करेंगे, इतना करेंगे पर एन। लेकिन अगर आपको फ्लक्स दिया ही गया पर टर्न, तो मतलब ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा पाई इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इसका जो यूनिट है टर्न का। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 × 10⁻³ वेबर। समझ आ गया भाई। सिंपली याद रखें, जब आपको टर्न पर टर्न निकालना है फ्लक्स तो आप डिवाइड करेंगे, और अगर आपको पर टर्न दिया है तो आप पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें एन को, मतलब 5 × n डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आपके पास m आ जाएगा। पाई दिया है, ठीक है, पाई कितना दे रखा है मेरे पास,
तो यहाँ पे 100 था या 1000 है, या शायद यहाँ पे 1000 है। ठीक है, देख लेंगे, 100 होगा तो 100 लिख लेंगे, 1000 होगा तो 1000 लिख लेंगे। 5 का वैल्यू जो है वो मेरे पास 6 × 10⁻³ है, और यहाँ पे 1000 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू m हो गया। ठीक है, करंट का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है भाई। ठीक है, करंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको प्राइमरी में ही दे रखा है। ठीक है, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 × 6 हो गया, और ये इससे कट जाएगा, तो भाई m का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 हेनरी आ गया। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में आपको निकालना है, मतलब d∅dt, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ m × di/dt हो जाएगा। यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, सेकेंडरी में निकालना है, तो E2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही तो होता है रिलेशन। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि ∅1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I2 के, एंड ∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, अगर आप इसको डेरिवेटिव कर देंगे d∅dt को, तो E आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू m आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे m × di1/dt हो गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पे करंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भाई माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे वैल्यू करेंगे। करंट जो है लिखा है प्राइमरी में दे रखा है, वैसे स्विच ओपन करंट रोज टू 0, मतलब 0 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0.2 सेकेंड। समझ आ गया भाई, पहले 3 था। ठीक है, पहले 3 था प्राइमरी वाले में, और अब कितना हो गया, ड्रॉप्स टू 0 हो गया। प्राइमरी में ही बोला है, तो मतलब प्राइमरी के लिए हमारे पास 2 वैल्यू है। एक तो आपके पास ये वाली हो गई 0 वाली, ठीक है, एक आपके पास ये 3 एम्पेयर हो गया, तो मतलब हम DI का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू आ गया, और E इज इक्वल टू माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ m × di/dt, तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको आप हटाएंगे, 10 लगाएंगे, 2 × 3 तो ये आ जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई, बड़ा इजी है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, प्राइमरी कोइल का निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास ये वाले रिलेशन नहीं रहते हैं। क्लियर है, मैं सीधा सिंपल है। ठीक है, सिंपल फंडा है भाई यहाँ पे। तो φ = L × I लगाएंगे आप। ठीक है, L आपको निकालना है। ठीक है, L आपको निकालना है, और φ डिवाइडेड बाई I। फाई पहले वाले का दे रखा है, ये रहा प्राइमरी का। 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे n से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर टर्म दिया गया है, और पर टर्म के लिए 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 आएगा इधर, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 × 5 = 10 हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻² हो गया भाई। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ चुका है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया भाई। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का भी थर्ड पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यही था। इसके बाद 18 और 19 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे जो सर्किट दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, हम क्लियर है। ठीक है भाई, तो यही तक था अभी के लिए।